जय हिंद। आप सब मेरे साथ हैं और आप देख रहे हैं दाहिने से तेज चल। आज इस दाहिने से तेज चल प्रोग्राम में मेरे साथ तेज चलेंगे कैप्टन जसदीप सिंह, जो पंजाब से हैं और फौज में नौकरी करी है। बहुत प्राउड लीनिएज है इनका। और हम बात करेंगे फार्म प्रोटेस्ट के ऊपर। हम बात करेंगे जो कोशिशें विघटनकारी जो फोर्सेस हैं उनके द्वारा इस फार्म प्रोटेस्ट को हाईजैक करने के बारे में। और एक हम देश को, सरकार को और फार्मर्स को एक संदेश भी देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के जरिए। वेलकम टू दिस शो दाहिने से तेज चल, कैप्टन जसदीप। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सो कैप्टन जसदीप, एज वी वर टॉकिंग, जैसे हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि आपके पिताजी और आपके दादाजी भी फौज में थे और आपका एक बहुत प्राउड इतिहास है, फैमिली इतिहास है। तो आपका फौज के साथ कैसा तजुर्बा रहा? और अब आप सिविल स्ट्रीट में हैं, तो अब आप फौज को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो सर, मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे दादाजी, वो भी इंडियन आर्मी में रहे एंड उसके बाद मेरे फादर भी रहे। एंड उसी ट्रेडिशन को कैरी ऑन करते हुए मैंने भी आर्मी ज्वाइन करी। जो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि आर्मी इज अ वेरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ये एक आपको ओवरऑल 360 डिग्री एक्सपोजर और एक्सपीरियंस देती है और आपको एक मौका देती है आप पूरे इंडिया को जान सके। नॉट ओनली द फोर्सेस, द पीपल, लैंड, कल्चर, एवरीथिंग, आप हर सिरे से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और क्या डिफिकल्टीज हैं, चैलेंजेस हैं। तो इट इज अ वेरी रिवॉर्डिंग करियर और आई एम वेरी प्राउड कि आई हैव सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी एंड इट इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो मेरा अपना तजुर्बा है। एब्सोल्युटली, एंड कुडंट एग्री मोर जसदीप। मेरा भी यही विचार है और फौज से ज्यादा खूबसूरत कोई संस्था नहीं है इस हिंदुस्तान के अंदर, जिसके अंदर हर एक धर्म, हर एक जाति और हर एक प्रदेश के लोग कंधे से कंधा मिला के और एक ही कॉज के लिए विदाउट एनी डिफरेंस अपना काम करते हैं। बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन है। जसदीप, जिस पॉइंट को लेकर आज हम बात कर रहे हैं वो है फार्म प्रोटेस्ट। और मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि कैप्टन जसदीप की जो ट्विटर हैंडल है, इसको आप जरूर फॉलो करें। मैं लिंक में भी उनका ट्विटर हैंडल शेयर करूंगा। इनके बहुत अच्छे विचार रहते हैं, बहुत ही क्लियर क्रिस्प विचार रहते हैं, देश हित में बात करते हैं, सुलझी बात करते हैं और इसी बात को आपके सामने इस वीडियो के जरिए लाने की हम प्रयास कर रहे हैं। सो कैप्टन जसदीप, my question to you is on these farm protests। ये जो फार्म प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बेचारे फार्मर्स हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर या पंजाब से हैं। इतनी सर्दी में ये लोग बैठे हुए हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दे वांट द फार्म लॉज टू गो अवे और बातचीत भी हुई है सरकार के साथ में। तो एज अ प्राउड सिख, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सिख हैं पंजाब से, तो एज अ प्राउड सिख, एज अ प्राउड पंजाबी, आप इन फार्म प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? सर, जैसा कि आपने इसका अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, जो फार्म प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं इंडिया में, ऑन स्पेशली दिल्ली बॉर्डर जो है उसके ऊपर पंजाब से जो जत्थे आए हैं और उन्होंने आके अपना प्रोटेस्ट वहां पर लॉन्च किया है। तो प्राइमरली सर, पंजाब और हरियाणा इन पर्टिकुलर ये एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोसिस्टम है। ऑलमोस्ट जो 70% जो है उनका जो सोर्स ऑफ इनकम कह लीजिए, या जो सोसाइटी रन ही इसी चीज पे होती है, या फिर वहां से जो लड़के हैं वो फौज में जाते हैं या कुछ हमारे एनआरआईज हैं, या दैट इज दी मैक्सिमम सोर्स ऑफ इनकम फॉर दोज पीपल। तो अभी ये जो ऑर्डिनेंस आया था 5 जून को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उसको लेके आई थी पार्लियामेंट में और फिर बाद में उसको वैलिडेट कराया पार्लियामेंट में, दोनों सेशंस में से पास कराया। तो ये बिल जो है ये ऐसा अभी प्रेजेंट हो रहा है एज इफ इट इज एंटी फार्मर। तो उसको लेते हुए फार्मर जो है उन्होंने अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया है। तो इसमें सर जो अभी हम प्राइमा फेसी हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो फार्मर्स की कुछ जो डिमांड्स थी वो बेसिकली यही थी कि दे वांट एश्योरिटी ऑफ इनकम, जिसको हम कहते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ इनकम। जैसे उनका एक एमएसपी का इशू है, कॉन्ट्रैक्ट का इशू है, या एसडीएम कोड का इशू है, और एसेंशियल कमोडिटीज को लेके उसमें उनके अपने इश्यूज हैं। तो
उसको लेते हुए दे हैव कंबाइंड ऑल द इश्यूज एंड ब्रॉट इट टू द फोरम ऑफ द गवर्नमेंट कि आप इसको जो है बिल को वापस लीजिए, बिकॉज हम इस चीज के पक्ष में नहीं है कि हमारे ऊपर कोई चीज इम्पोज करी जाए या थोपी जाए। तो गवर्नमेंट ने इसको अपने व्यू में अंडरस्टैंड करवाया कि ये आपके हित में है, तो उन्होंने उसको 3 या 4 जो उसकी मीटिंग्स की फेजेस हुए थे, उसके बाद एक प्रपोजल जो है लास्ट वीक शेयर हुआ है। तो उसमें कुछ गवर्नमेंट ने भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और गवर्नमेंट ने उनके इश्यूज को एड्रेस किया और कुछ ऑप्शंस दिए हैं। 5-6 ऑप्शन है, जिसमें एमएसपी उन्होंने बोला है कि कंटिन्यू रहेगी। फिर जो टैक्सेस मंडी को नहीं लगते थे प्राइवेट को, वो बोला है कि आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कोर्ट के कुछ उसमें क्लॉजेस लेके आए, तो देर आर 5-6 अनदर क्लॉजेस विच गवर्नमेंट हैज एग्रीड, जिसपे वो फ्लेक्सिबल है। तो उन्होंने फार्म यूनियन को एक ऑप्शन दिए कि आप इसको डिस्कस करिए एंड कम बैक टू अस एंड देन वी विल हैव फर्दर डिस्कशन। तो अभी जैसा कि हम सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इतना कुछ इनकरेजिंग साइन नहीं आ रहा है फ्रॉम आइदर साइड कि अभी इसके आगे कैसे चलना है। तो अभी एक लॉक जैम अभी बना हुआ है, तो होपफुली विजडम विल प्रिवेल एंड एक डेडलॉक ये ब्रेक होगा, बिकॉज इसके चलते पर डे हमारे को 3000 करोड़ का इकोनॉमी का लॉस हो रहा है। बिकॉज लॉजिस्टिक सपोर्ट भी जो है अप और डाउन, जैसे नॉर्थ और साउथ का जो कनेक्टिंग है दैट इज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। बहुत सारे ट्रक्स रुके हुए हैं। लुधियाना इज इंडस्ट्रियल हब, वहां से कच्चा माल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोर्ट से आने के लिए, वो रुका हुआ है। उसके बाद जो कश्मीर से फ्रूट्स डाउन नीचे जाते हैं वो रुके हैं, और भी रिलेटेड जो है काफी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन रुका। तो एवरीबडी इज इन अ फिक्स राइट नाउ। तो इसका एक मिडवे जो है सोल्यूशन, बोथ दी पार्टीज शुड सिट डाउन वंस अगेन, दैट इज माय व्यू। और इसको हमारे को वी शुड कंक्लूड ऑन दिस इशू, दैट इज व्हाट आई फील एट दिस स्टेज। नहीं नहीं, आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज फार्मर्स के कुछ जेन्युइन कंसर्न है, और जैसा कि आपने बोला कि सरकार ने भी उन कंसर्न्स को समझा है और उनमें संशोधन, इस एक्ट के अंदर संशोधन लाने के संकेत भी दिए हैं। और अभी जैसा कि आप भी उसी तरफ संकेत कर रहे हैं कि कुछ समझदारी प्रिवेल करे, कुछ विजडम प्रिवेल करे, ईगो इश्यूज ना बने, और कहीं ना कहीं एक मीटिंग पॉइंट पर आए, क्योंकि इससे पंजाब का भी नुकसान है, हिंदुस्तान का भी नुकसान है। जैसा आपने बताया कि इकोनॉमी के ऊपर बहुत भारी स्ट्रेन पड़ रहा है, और स्पेशली कोरोना के टाइम में वैसे ही इकोनॉमी पस्त है, और अब ऊपर से इस प्रकार का एक डिसरप्शन और देखने को मिल रहा है। जसदीप, एक और मैं चीज आपसे क्लियर करूंगा, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल बातें हुई, आपने भी ट्विटर पे देखी होंगी और व्हाट्सएप फेसबुक पर भी देखी होगी। और क्योंकि मैं खुद एक सिख पलटन से हूँ, मेरे को भी बहुत फील हुआ जिस तरीके से लोगों ने जो फार्मर्स के जो लंगर चल रहे थे उसके ऊपर मजाक भी उड़ाया, और दूसरी तरफ से कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स ने ये भी कमेंट किया कि जो भूखे हिंदू हैं ये यहाँ पे फ्री खाना खाने आते हैं, और इस प्रकार की गंदी और छोटी बातें करी। तो मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को समझाना चाहता हूं कि ये लंगर क्या है, ये क्या ट्रेडिशन है लंगर का, जसदीप। सर, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके ऊपर काफी जो है अननेसेसरी कंट्रोवर्सी कुछ लोगों के लूज कमेंट से शुरू हो गए। तो सर, इसका बैकग्राउंड ये है कि जो सिखों के पहले गुरु जी थे, गुरु नानक देव जी, उन्होंने इसको स्टार्ट करा कि सोसाइटी में इक्वालिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, उनको एक लेवल पे लाके बोला एवरीबडी शुड हैव दी कंट्रीब्यूशन करके, और इसका एक जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी किचन इंग्लिश में, या लंगर की प्रथा शुरू करी। और उसको गुरु अंगद देव जी ने सिस्टमाइज किया और फाइनली उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गुरु अमरदास जी ने। और जो हमारा गोविंदवाल साहब गुरुद्वारा है कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में, तो वहां पर एक गोविंदवाल गुरुद्वारा है, तो वहां पर पूरा अमरदास जी ने इसको एक प्रॉपर शेप देके और उन्होंने एक इसका सिस्टम सेट किया, और वो आज तक कंटिन्यू हो रहा है। इनफैक्ट आप सर इसको एंडोर्स करेंगे कि जो जितने भी हमारे बड़े गुरुद्वारे हैं वहां पर ऑलमोस्ट 24 घंटे भी लंगर चलता है, और उसमें कंट्रीब्यूशन पूरी सोसाइटी की आती है। जो कोई 10 रुपए भी देता है, कोई 1 लाख भी देता है, जिसकी जितनी अपनी श्रद्धा है उसके हिसाब से चलता है। और इसमें किसी के लिए कोई रोक नहीं है, कोई धर्म जाति किसी भी तरह का कोई भी आदमी आता है उसको हमेशा उसी आदर सत्कार से ही सर्व किया जाता है जैसे कि दूसरे आदमी को। तो एवरीबडी इज एट द इक्वल इक्विलिब्रियम।
तो ये लंगर की एक है, और ये एक जो है बैकबोन है ये सिख रिलीजियस सिस्टम का, जो लंगर की प्रथा है। और इसमें सबका कंट्रीब्यूशन रहता है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ योर मैन डेज, योर मैन पावर। तो इट इज अ वेरी, और ये सोसाइटी के अंदर एक जॉइंटनेस लेके आता है। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है सर लंगर का। और जो अभी हम देख रहे हैं, जो दिल्ली बॉर्डर पे लंगर अभी सर्व हुआ था, और उसके बारे में कुछ लोगों ने, जो आप जानते हैं, कमेंट दिया है। तो सर जब भी कोई इस टाइप की मूवमेंट चलती है, तो उसमें हमने ना केवल यहाँ पर, हर जगह हमने ऑब्जर्व किया है कि कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं, दोज हु फर्स्ट स्पीक एंड देन थिंक, वो पहले बोल के फिर सोचते हैं। तो ऐसे लोगों की जो है बातों को इतना ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी वजह से जितना कॉज है, जो मेन हमारा जो फार्मर्स का जो एजिटेशन है, वो डिरेल होने के चांस हो जाते हैं। हर एब्सोल्युटली, एजिटेशन के अंदर एब्सोल्युटली। कोई ना कोई ऐसा जरूर आदमी होता है, या कोई एक छोटा ग्रुप होता है, जो ऐसा कभी कमेंट पास करता है जिससे दूसरों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, और जिसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और जो सिख रिलीजियस सिस्टम है, वो कभी भी ऐसी चीज को इंडोर्स नहीं करता है। जो भी जी, इस टाइप जी। की बातें पीछे कही गई हैं, या किसी ने किसी के बारे में कुछ बोला है, तो वो उसको कभी भी कोई सिख कम्युनिटी के अंदर कभी भी इंडोर्स नहीं करेंगे। इवन अभी जो हम वहां लंगर में देख रहे हैं, चाहे वहां कोई मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, कोई भी है, सब इक्वली दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, और सब एक ही जगह बैठ के दे आर हैविंग हार्मनी, एंड उसी हिसाब से लंगर वहां रन हो। कैप्टन जसदीप, आपने बिल्कुल सही कहा। गुरु महाराज ने ये लंगर सिस्टम इसीलिए एस्टैब्लिश किया था जिससे सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी हो। और जहां तक हिंदू और सिख की यूनिटी का सवाल है, ये बहुत ही स्ट्रांग है, चट्टान की तरह मजबूत है। इसमें चाहे कितने भी कोई छोटे मोटे ग्रुप वेस्टेड इंटरेस्ट, मैलिफाइड इंटेंशन के साथ में आए और वो कोशिश करें कि इसके अंदर दरार डाल देंगे, तो मेरे ख्याल से वो फेल हो जाएंगे। उन्होंने पहले भी कोशिश करी थी और पहले भी विफल हुए थे, आज भी विफल होंगे, इसमें मेरे को कोई शक नहीं है। क्योंकि जब हमने बात करी ऐसे ग्रुप्स की जो कि इस टाइप की बातें करके एक मिसकंसेप्शन और एक डिसहार्मनी पैदा करने की कोशिश करते हैं। जसदीप, यू आर अ सिख, एंड it's a very relevant question that I should ask you and you should reply on, कि ये जो खालिस्तानी एंगल जो बीच में ये जो देखने को मिला इन फार्मर प्रोटेस्ट के बीच में, ये आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, ए? और बी, आपको क्या कारण लगता है कि जो सिख फार्मर्स हैं उन्होंने अपने आप को इस खालिस्तानी एलिमेंट से डिस्टेंस कर लिया है, और अब आप कोई खालिस्तानी बंदा जो है इन प्रोटेस्ट में अब आपको नहीं दिखता जैसा कि आपको शुरू शुरू में दिखे थे। तो ये क्या, कैन यू डीक्लटर दिस खालिस्तानी एंगल इन द फार्म प्रोटेस्ट प्लीज? तो सर इसमें जो आपने मेंशन किया है, इसमें भी वही है जो हमने लंगर के बारे में अभी डिस्कस किया था, कि जो स्टार्टिंग में एक दो जो फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, जो इमोशनली चार्ज रहते हैं हमेशा, और जो भी इस टाइप के लोग रहते हैं, जो उस एजेंडा को लॉजिकली जब नहीं उनको लगता है कि हम इसको एडवोकेट कर सकते हैं, तो वो एक इमोशनल एंगल उसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उसके साथ कोई भी अपने आप को एसोसिएट नहीं करता। वो एक ऐसा एजेंडा है जिसको ऑलरेडी लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया है पहले से ही, और उसके बारे में ना तो कोई बात करता है ना डिस्कशन करता है। एक आध कोई बीच में इस टाइप के जरूर लोग होते हैं, और उनको जो फार्मर्स की जो यूनियन थी, उन्होंने यूनानिमसली उनको साइड में भी कर दिया। उसके बाद आपने देखा होगा स्टार्टिंग के एक दो दिन के जी, बाद इस ना भी कभी कोई पोस्टर नजर आया, ना कभी कोई ऐसा कोई उसके बारे में कमेंट हमने सुनने को मिला, ना ही कोई स्टेटमेंट आई, ना कोई आया। तो फार्मर यूनियन हैज बीन वेरी सेंसिबल। उन्होंने अपने आप को इसलिए डिस्टेंस कर दिया है कि मेन एजेंडा शुड नॉट गेट हाईजैक्ट। और दूसरा सर, इसमें जितने भी लड़के हैं, ये सब वो लड़के जो अभी रिसेंट ईयर में बॉर्न हुए हैं, उनको अपना प्रोस्पेरिटी देखना है। दे आर लीस्ट कंसर्न व्हाट हैज हैपेंड इन दिस थिंग। दे आर मोर कंसर्न कि अभी जो हमारा प्रेजेंट मूवमेंट है, वो प्रॉपरली एड्रेस होना चाहिए, रादर देन व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। जी। सर इनफैक्ट, डू यू फील कि ये जो कनाडा, यूएस और यूके के अंदर जो सिख ब्रदर्स हैं हमारे, ये मिसगाइडेड हो गए हैं बिकॉज दे डोंट रीड, एंड इनको शायद
हिस्ट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, और जो बेसिक रूट से जो इनका कनेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। सो इसका फायदा उठाते हैं एंटी नेशनल फोर्सेस, और वो इनको गुमराह करके इस तरीके की बातें करवाते हैं। हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा है। इसमें जो अभी वहां पर हमारे लड़के गए हैं, कुछ स्टडी बेस पे गए हैं, कुछ काम करने के लिए गए हैं, या कुछ सिटीजन हैं, तो उनका बहुत लिमिटेड कनेक्ट है विद द हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ वन इज रीडिंग एंड सेकंड इज दे वर बोर्न आफ्टर दैट टाइम। जिसकी पैदाइश ही 85, 86, 87, 88 के बाद हुई है, तो वो अपने 30s को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो उसको सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर ही जाना पड़ता है, तो वो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कई बार नहीं दे पाते। तो समटाइम्स दे आर मिसगाइडेड, और समटाइम्स कई बार वहां पर ऐसा भी कंपल्शन हो जाता है, कई बार एक माहौल क्रिएट होता है वो, बट वो एक टेम्पररी होता है। बिकॉज आज सर आपने देखा है, आफ्टर 9/11 एंड अदर सिक्योरिटी इश्यूज, none of the countries over there also allow any kind of such things to prosper much. वन और टू रेडिकल्स रहते हैं, वो इमोशनली चार्ज करते हैं लोगों को, वो भी एक टेम्पररी फेज के लिए होता है, उसको कोई एंडोर्स नहीं करता है। इनफैक्ट इन द पंजाब गवर्नमेंट इटसेल्फ, द गवर्नमेंट लेड बाय कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका भी फोकस यही है कि स्टेट के अंदर कोई भी डिसहार्मनी जो है उसको इंसाइट ना करे, और ऐसे एलिमेंट्स को एकदम जड़ से ही उखाड़ दिया जाए। तो इसलिए कभी भी आपने देखा होगा, कोई भी ऐसा कोई एलिमेंट का डिस्कशन आता है, तो पुलिस या इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। देयर इज नो लेक्सिटी ऑन दैट इशू। एब्सोल्युटली राइट कैप्टन जसदीप। इनफैक्ट मेरे एक कोर्समेट हैं फ्रॉम गुरदासपुर, और सिख है वो, और मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा यार ये खालिस्तान वाली इतनी कहानी चल रही, कहता है कि ये सब बाहर वाले लोग ज्यादा रौला पा रहे हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है, और ये सब कोई इशू नहीं है। उसने एक बहुत इनोसेंट सा सवाल पूछा, उसी सवाल के अंदर उसका जवाब था। उसने मेरे से पूछा कि दानवीर ये बताओ कि खालिस्तान किससे मांगना है, किससे है खालिस्तान। तो इस पे मैं भी अटक गया। मैंने कहा हाँ यार मांगना किससे है। कहता है यार प्रेसिडेंट सिख रह चुका है, प्राइम मिनिस्टर सिख रह चुका है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिख रह चुके हैं, अभी एयर चीफ रिटायर हुआ है धनोआ, वो सिख थे, इतने बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो सिख हैं, सब जगह पे आपको सिख मिलेंगे, तो किससे खालिस्तान मांगना है ये समझा दे कोई। तो मेरे को ये बात बड़ी अच्छी लगी। बात सही है यार, तुम अपने आप से ही क्या खालिस्तान मांग लोगे क्या, मतलब ये बहुत ही वियर्ड लगता है। और मेरे ख्याल से जो आपने जिस तरीके से उसको बताया, दैट इज रियली वेरी फैंटास्टिक। सो जसदीप, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट वी आर सिटिंग हियर अक्रॉस ईच अदर hundreds of kilometers away and discussing farms issue. तो आप इस वक्त काफी ठंड भी है दिल्ली के आसपास, और हमारे बेचारे फार्मर्स कुछ आज एक ट्रैक्टर भी पलटा, उसमें 2 बेचारे फार्मर्स yes. खत्म भी हो गए। तो जिस तरीके से ये लॉक जैम है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द फार्मर्स, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे गवर्नमेंट से और क्या कहेंगे आप फार्मर से? तो सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी ऑलमोस्ट इस प्रोटेस्ट को 19 डेज, 19 दिन के आसपास हो गए हैं। और क्योंकि अभी बहुत जो है इसके अंदर इमोशंस भी हाई हुए, इसमें टेक्निकल डिस्कशंस भी हुई, कुछ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी हुए, कुछ थिंक टैंक्स ने डिस्कशन करी, कुछ फंडामेंटलिस्ट की भी जो इश्यूज आए। तो अभी ये जो है एक ऐसे मोड के ऊपर है कि इट शुड नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट नाउ। तो ये बोथ द पार्टीज, दैट इज वन इज गवर्नमेंट, और दूसरी जो है हमारी किसान जथेबंदी, ये दोनों जो है ये एक लेवल पे आए अभी, एक आध दिन में मीटिंग प्लान करें, और जो एजेंडा पॉइंट्स एक दूसरे के हैं वो अक्रॉस द टेबल अपने नुमाइंदे डालें, और उसके साथ उसको एक कोहेसिव वे के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि इसमें एक एमिकेबल सोल्यूशन आना जरूरी है। इसमें 100% जो है वो आपकी डिमांड जो है आइदर ऑफ द साइड विल नॉट बी एबल टू बी मेट, बिकॉज अभी गवर्नमेंट ने एक बिल लाया है, वो पूरे कंट्री को देखते हुए लेके आए, एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए बिल नहीं आया है। जो वीट है वो मध्य प्रदेश में भी होती है, और इनफैक्ट सर वीट का जो प्रोडक्शन है मध्य प्रदेश में, इट इज मच हायर राइट नाउ। और ये एमपी के लिए भी उतना ही बिल लागू है जितना पंजाब के लिए, या जितना है आंध्र प्रदेश के लिए, या कर्नाटक के लिए, या केरल के लिए। तो अभी इसमें गवर्नमेंट को इट हैज टू थिंक वेरी मेच्योरली, और ये फार्मर्स
यूनियन के लिए भी इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बिकॉज अभी क्या हुआ है कि वो सब गांव से उठ के आ गए शहर में। अभी वो प्रेस्टीज इशू ना बनाए इसको, वो बेटर रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जितना हो सकता था 5 6 7 पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने इसके अंदर अपना फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई है। अगर एक आध कोई 2 पॉइंट और भी है उसको यूनानिमसली बैठ के इसको सॉल्व करें, ताकि इसके ऊपर एक बढ़िया सोल्यूशन निकल जाए और जो सिचुएशन है ये डिफ्यूज हो जाए, बिकॉज इसका अननेसेसरी कोई इस पे एडवांटेज ना ले, क्योंकि आगे हमारी 26 जनवरी भी आ रही है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उनको हमने इनवाइट किया एज चीफ गेस्ट। सो एक वर्ल्ड की जो एक हमारे पर नजर भी है, बिकॉज काफी इसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी पिकअप करा है, कुछ लोगों ने इसको जानबूझ के हाईलाइट भी करवा दिया है, ऑल्दो इट वाज ए इंटरनल इशू ऑफ इंडिया। तो जी अभी इसको सिरे से अभी इस पे ज्यादा ना करते हुए, जितना अभी गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और फार्मर्स के जो लीडर्स हैं वो भी मेच्योरिटी दिखाएं इसमें, और दोनों बैठ के एक एमिकेबल सोल्यूशन इसमें वर्कआउट करें। कैप्टन जसदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकाला और मेरे साथ दाहिने से तेज चल के अंदर अपने ख्याल जो हैं वो पेश किए, एज अ प्राउड सोल्जर, एज अ प्राउड सिख एंड एज अ प्राउड पंजाबी। एंड यू आर वेरी राइट, हमें कोई ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कि देश की जो प्रेस्टीज है उसके ऊपर इफेक्ट हो। साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा करना चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को, जिससे कि उनकी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, एमएसपी बेस्ड मंडी बेस्ड इकोनॉमी है, उसमें बहुत भारी डिस्ट्रप्शन ना आए। उनको भरोसा होना चाहिए कि ये सरकार हिंदुस्तान की हमारे लिए, हमारे पक्ष में ये काम कर रही है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद सर, थैंक यू वेरी मच।